आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक अपराधी एक लड़के को सिखाता है कि स्कूल में खुद की रक्षा कैसे करनी है। आज मैं आपको 2018 की साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा पार्ट्स यू लूज के बारे में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वेस्ली नॉर्थ डकोटा की एक सुनसान सड़क पर स्कूल बस का इंतजार कर रहा होता है। वह बस में चढ़ता है और सबसे पीछे की सीट पर बैठ जाता है। बस कुछ बच्चों के पास से गुजरती है जो उस बस पर बर्फ के गोले फेंकते हैं और वेस्ली को रॉकेट कहते हुए चिढ़ाते हैं। डेफ बच्चों के स्कूल में वे लोग साइन लैंग्वेज में प्लेज ऑफ अलीजेंस सीख रहे होते हैं। वेस्ली का एक क्लासमेट उसे हमेशा परेशान करता है, उसके बालों में गंदगी रगड़ देता है, लेकिन वेस्ली अनदेखा करने का नाटक करता है। वह बस से उतरकर जंगल के रास्ते घर जाता है। वे लोग एक छोटे से कम्यून में रहते हैं। फैमिली डिनर के दौरान वेस्ली की माँ गेल मॉर्गेज डिलिंक्वेंसी नोटिस पढ़ती है। वह बच्चों से पूछती है कि उन्हें डिनर में क्या चाहिए। वेस्ली की बहन एम्बर मजाक में कहती है कि उसे डेजर्ट में मगरमच्छ चाहिए। सब हंसते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। डिनर के बाद वेस्ली अपनी माँ के साथ चेकर्स खेलता है और उसे हरा देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर उसे जीतने देती है ताकि उसका हौसला बढ़े। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वेस्ली एक बड़ा रोड ब्लॉक देखता है। वहाँ बहुत सारी पुलिस गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। जब वह घर लौटता है तो उसकी माँ बताती है कि उसका पिता रॉनी काफी समय बाद वापस घर आ गया है। जब उसका पिता उसे गले लगाने के लिए कहता है तो वेस्ली थोड़ा झिझकता है। वह अपने पिता को देखकर खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उससे गले लगाता है। डिनर के दौरान रॉनी बताता है कि वह ट्रक ड्राइवर है और उसे नहीं पता कि उसका बॉस उसे अगली ट्रिप पर कब भेजेगा। वह वेस्ली से अपनी सीट बदलने के लिए कहता है। फिर वह पास में हुई एक गोलीबारी के बारे में बात करता है जिसमें 4 लोगों की जान गई थी और जो खबरों में काफी चर्चा में है। गेल बात बदलते हुए बताती है कि वेस्ली ने हिस्ट्री टेस्ट में 95 स्कोर किया है और सिर्फ एक सवाल गलत किया जो बैटल ऑफ सटॉक के बारे में था, लेकिन उसके पिता को इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह बस इतना कह पाता है, ये तो मुश्किल था। माँ वेस्ली से पूछती है कि उसे और खाना चाहिए या नहीं और ये बात साइन लैंग्वेज में भी बताती है। रॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वेस्ली लिप्स पढ़ सकता है और हियरिंग एड पहनता है, इसलिए उसे एक सामान्य इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। गेल कहती है कि इस तरह वेस्ली के लिए समझना आसान होता है। रॉनी कहता है कि इससे उसे आगे समाज में ढलने में दिक्कत होगी। फिर गेल बिना साइन किए वेस्ली से पूछती है और वह सिर हिलाकर जवाब देता है। रॉनी संतुष्ट होकर कहता है कि लड़का ठीक से सुन सकता है। अगली सुबह रॉनी वेस्ली से कहता है कि उसकी माँ बिस्मार्क में उसकी दादी के घर रात बिताने गई है और वह उसका ध्यान रखेगा। वह उसे एक लंच बैग देता है। स्कूल में जब वेस्ली अपना लंच खोलता है तो वही बुली फिर से उसके बालों में गंदगी लगा देता है। वेस्ली फिर भी कुछ नहीं करता और उसे जाने देता है। घर लौटते समय उसे बर्फ में एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है जिसके पास एक डफेल बैग होता है। वह आदमी उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके हाथ खून से सने होते हैं और लगता है कि वह काफी देर से वहाँ पड़ा है। वेस्ली डर कर वहाँ से भाग जाता है। वह अपने पिता को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन उसका पिता एक ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है और ध्यान नहीं देना चाहता। वह वेस्ली के इशारों को समझ भी नहीं पाता और वह कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, भगवान के लिए इसे लिख कर बताओ। वेस्ली वापस उस जगह भागता है जहाँ उसने उस आदमी को देखा था और उसका पिता भी उसके पीछे आता है, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वह आदमी जा चुका होता है। रॉनी अपने बेटे से घर जाने के लिए कहता है। डिनर के दौरान रॉनी वेस्ली से नमक पास करने को कहता है, लेकिन वेस्ली उसकी बात नहीं सुन पाता। फिर वह जोर से चिल्लाता है जिससे उसकी बेटी डर जाती है। रॉनी गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है ताकि वेस्ली कंपन महसूस कर सके। शाम को वेस्ली अपने कमरे से बाहर आता है और उस बेघर आदमी को ढूंढने का फैसला करता है। जाने से पहले वह अपने पिता को देखता है जो टीवी के सामने सो रहा होता है। वह उसी जगह के पास खोजता है जहां उसने पहली बार उस आदमी को देखा था और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। वह उसे एक स्लेज पर खींचता है, रस्सियों से बांधता है और उसे एक खाली पड़े खलिहान में ले जाता है। वह उसे घास पर सुलाता है और गर्म कंबलों से ढक देता है। जब आदमी आंखें खोलता है तो वेस्ली उसे चुप रहने का इशारा करता है। थकान के कारण वह आदमी फिर से सो जाता है। सुबह वह जागता है और देखता है कि वेस्ली अभी भी वहीं है। बात करते हुए उसे समझ आता है कि लड़का सुन नहीं सकता और वह कहता है, चिंता मत करो, तुम ज्यादा कुछ मिस नहीं कर रहे हो। जब वह अपना स्वेटर ऊपर करता है तो वेस्ली देखता है कि उसके शरीर में गोली का घाव है। वेस्ली घर जाता है और मेडिकल सामान लाता है। उसी समय गैरेज में रॉनी का दोस्त अपने बेटे से औजारों के बारे में पूछता है और वह लड़का सारे जवाब सही देता है। रॉनी उन्हें जेलसी से देखता है। वह वेस्ली को घर से बाहर आते देखता है और उसे बुलाकर मरम्मत में मदद करने को कहता है। वह अब भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उसका बेटा बहरा है। वेस्ली सामान उस आदमी को देता है और वह अपना घाव खुद सिलता है। फिर वह वेस्ली के सारे फ्रूट बार खा चुका होता है और पूछता है,
यहाँ खाने के लिए और कुछ है क्या? घर पर टीवी पर उस गोलीबारी की खबर चल रही होती है। इसी दौरान वेस्ली अपना खाना एक खिलौने के बॉक्स में रखता है। रॉनी बहाना बनाकर घर से निकल जाता है कि उसे अपने एक साथी से मिलना है। वेस्ली उस आदमी के लिए खाना लेकर आता है। आदमी कहता है कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर वह बताता है कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपने एक दोस्त से मिलना है। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाता। तभी वे एक सर्च हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं। वह वेस्ली से एक एहसान मांगता है और उसे कुछ काम देता है। वह उसे एक रोड साइड कैफे जाने को कहता है। वेस्ली उस आदमी की अंगूठी एक ट्रक पर छोड़ देता है। ट्रक ड्राइवर एक लड़की के साथ कैफे से निकलता है। अपनी ट्रक पर अंगूठी देखकर वह वेस्ली को भी साथ ले लेता है। वेस्ली उसे एक लिफाफा देता है लेकिन ये बताने से मना कर देता है कि वह आदमी कहाँ है। उसी समय एक पुलिस कार वहाँ से गुजरती है। ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसे सब कुछ सेट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते। वह वेस्ली को एक पेपर बैग देता है। जब वेस्ली वापस आता है तो वह बैग उस आदमी को देता है। उसमें से वह एक फोन निकालता है और कहता है कि उसे यहाँ उम्मीद से ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा। वेस्ली उसे अपने पिता के कुछ गर्म कपड़े भी लाकर देता है। वेस्ली उसे एक्सरसाइज करते हुए देखता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। आदमी उसके पास आता है और उसे पुल अप्स करना सिखाता है। कुछ देर बाद वेस्ली अपनी बहन के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी माँ घर वापस आती है। वह उससे स्कूल और बुली के बारे में पूछती है लेकिन तभी रॉनी लकड़ी लेकर घर आता है और कुछ चीजें गिरा देता है। वेस्ली उसकी मदद करने दौड़ता है लेकिन उन्हें उठाने की बजाय वह उन्हें एक जगह इकट्ठा करने लगता है ताकि उसका पिता उठा सके। रॉनी उसे रुकने के लिए कहता है। रॉनी गुस्से में आ जाता है कि लड़का उसकी बात नहीं सुन पा रहा। इसके बाद वेस्ली चेकर्स लेकर उस आदमी के पास जाता है। वे दोनों खेलते हैं लेकिन वेस्ली सारे गेम हार जाता है। गुस्से में वह बोर्ड फेंक देता है। आदमी कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम बहरे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा? जीतना है तो खुद जीतो। वह वेस्ली को ऑर्डर देता है कि चेकर्स उठाओ। वेस्ली खेल छोड़ना चाहता है लेकिन आदमी उसे वापस आने को कहता है। वह उसे कुछ ट्रिक्स सिखाना शुरू करता है और कहता है कि चाल चलने से पहले अच्छे से सोचो। वह वेस्ली से उसकी उम्र पूछता है और बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जो लगभग उसी उम्र की है। फिर वह उसके बालों में लगी गंदगी के बारे में पूछता है। वेस्ली उसे स्कूल में हो रही बुलिंग के बारे में बताता है। आदमी उससे एक थर्मस और गुल्लक लाने को कहता है। वह गुल्लक तोड़ता है और सिक्कों को थर्मस में भर देता है। फिर थर्मस को बैग में डालकर एक लोहे के टैंक पर मारता है। वह बैग वेस्ली को देता है और उससे भी ऐसा करने को कहता है लेकिन वेस्ली जोर से नहीं मार पाता। तब वह आदमी उसे गुस्सा दिलाने के लिए डांटने लगता है। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रहे हो? इसे ऐसे मारो जैसे तुम सच में करना चाहते हो। वह उसे सिखाता है कि अपने अंदर का सारा गुस्सा एक वार में कैसे डालना है। आखिरकार वेस्ली अपना आपा खो देता है और जोर से वार करता है। स्कूल में वेस्ली बेचैन रहता है। वह क्लास में बैठा लंच ब्रेक का इंतजार करता है। आखिरकार बुली उसके पास आता है। इस बार वेस्ली अचानक खड़ा हो जाता है और उसे घूर कर देखता है। उसे उस आदमी की बातें याद आती हैं। बस याद रखना जो मैंने कहा, शांत रहो, अपनी जगह पर डटे रहो, उसकी आंखों में सीधे देखो। बुली उस दबाव को सह नहीं पाता और डर कर पीछे हट जाता है। घर लौटते समय वेस्ली अपनी माँ को मिस्टर चैम्बर के साथ बात करते हुए देखता है। वह बैठ जाता है और मिस्टर चैम्बर 3 हफ्ते पहले हुई एक डकैती के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि 5 में से 4 लुटेरे पकड़े जा चुके हैं लेकिन एक भाग गया है। वह भगोड़े की फोटो दिखाते हैं और वेस्ली उसे पहचान लेता है। ये वही आदमी था, खलिहान वाला। वे जानते हैं कि वह घायल है और शायद ज्यादा चल फिर नहीं सकता। वेस्ली खिड़की से बाहर देखता है और 2 एजेंट्स को खलिहान की तरफ देखते हुए देखता है। मिस्टर चैम्बर उससे पूछते हैं कि क्या उसने उस आदमी को देखा है। वेस्ली चुप रहता है। एजेंट उसकी माँ से उन्हें अकेला छोड़ने को कहता है और वेस्ली को एक कहानी सुनाता है एक बुजुर्ग औरत की जिसने एक पहाड़ी शेर को गोद लिया था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उस औरत, उसके बच्चों और घर की बिल्लियों को मार दिया। इसी बीच एक दूसरा एजेंट दरवाजा खटखटाता है और मिस्टर चैम्बर चले जाते हैं। बाद में जब वेस्ली उस आदमी के साथ चेकर्स खेल रहा होता है तो वह नोटिस करता है कि उसके बाएं हाथ की एक उंगली गायब है। आदमी कहता है कि एक बाघ ने उसकी उंगली काट ली थी। फिर उसने उसे ढूंढना और शिकार करना सीखा और आखिर मैंने उसे मार दिया। वह कहता है कि उसने उसका दिल इतनी जोर से पकड़ा कि वह रूबी बन गया जिसे उसने अपनी अंगूठी में लगा लिया। वेस्ली घास पर ही सो जाता है लेकिन आदमी उसे जगा देता है और घर जाने को कहता है ताकि उसके माता पिता उसे ढूंढने न लगे। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त वेस्ली अपनी उंगली को काला रंग देता है ताकि वह अपने नए दोस्त जैसा लगे। वह उस आदमी को साइन लैंग्वेज में प्लेज ऑफ अलीजेंस सिखाता है। वे दोनों बाप बेटे की तरह खेलते हैं और मस्ती करते हैं। जब वेस्ली गेंद उठाने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि शेरिफ खलिहान की खिड़की से झांक रहा है। आदमी उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह बंद करता है और बंदूक निकाल लेता है लेकिन शेरिफ वहां से चला जाता है। शाम को वेस्ली फिर खलिहान जाने लगता है लेकिन उसका पिता उसे देख लेता है। वह भी चुपके से उसके पीछे आता है। नशे में धुत उसका पिता बड़बड़ाता है कि घर में कुछ भी सही से काम नहीं करता, न ट्रैक्टर न टीवी, और वह कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा। वह कहता है कि उसके पिता हर चीज को मार पीट कर ठीक कर देते थे। वह टीवी पर मारने लगता है, उसे लात मारता है और चिल्लाता है। वह वेस्ली से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। अगली सुबह वेस्ली टॉयलेट पेपर लेकर खलिहान जाता है और जल्दी निकलने की कोशिश करता है। आदमी उसे
रोकता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान देखता है। वह पूछता है, लेकिन वेस्ली कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। आदमी समझ जाता है कि यह वेस्ली के पिता का किया हुआ है। घर पर उसकी माँ चोट को देखती है। रॉनी झूठ बोलता है कि जब वह टीवी पर मुक्का मार रहा था तब वेस्ली गलती से पास आ गया और उसे कोहनी लग गई। डिनर के दौरान रॉनी कहता है कि वह अपने बेटे को मछली पकड़ने ले जाएगा, लेकिन वेस्ली साइन लैंग्वेज के बिना समझ नहीं पाता। तब उसकी माँ उसके पिता की बात उससे समझाती है। वेस्ली जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। उसी शाम रॉनी बार में शराब पी रहा होता है। जब वह बाहर पेशाब करने जाता है तो एक आदमी उसके पास आता है और फिर शेरिफ के फोन आने के बाद वेस्ली और उसकी माँ अस्पताल पहुंचते हैं, जहां वे रॉनी को बुरी तरह पिटा हुआ देखते हैं। उस रात डिनर के दौरान वेस्ली आखिरकार अपनी पसंदीदा सीट पर बैठता है, वही सीट जिससे रॉनी ने उसे पहले हटा दिया था। डिनर के बाद वह खलिहान जाता है। आदमी उसे बताता है कि जब वह वेस्ली की उम्र का था तब उसके पिता ने घोड़े खरीदे थे। उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन उसे उनके नाम रखने की इजाजत नहीं थी। एक दिन खलिहान जल गया और इंश्योरेंस ने सबका पैसा दे दिया। उसके पिता को लगा कि अगर घोड़ों के नाम नहीं होंगे तो उन्हें खोना आसान होगा। सोते सोते वह आदमी बड़बड़ाता है कि वह वेस्ली को अपने साथ ले जाएगा और वे उसकी बेटी के साथ मिलकर घोड़ों की देखभाल करेंगे। अगली सुबह स्कूल में बच्चे साइन लैंग्वेज में एक नया वाक्य सीखते हैं। मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। वेस्ली अपनी आंखें बंद करता है और खुद को उस आदमी और उसकी बेटी के साथ खेत में घोड़ों की देखभाल करते हुए इमेजिन करता है। जब वह अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाता है तो वह देखता है कि 2 इन्वेस्टिगेटर्स उस आदमी की फोटो दिखाकर पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन बाद में आदमी बताता है कि एक स्नो ग्रेडर बार बार उस रास्ते से गुजर रहा है और कभी कभी सड़क के किनारे रुककर उनके घर के सामने खड़ा हो जाता है। रात में वेस्ली जागता है और पुलिस कारों की चमकती लाइट्स और हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट देखता है। अगले दिन आदमी कहता है कि आज पूरा दिन ग्रेडर वहां से नहीं गुजरा। वह वेस्ली से पूछता है कि क्या उसने किसी को उसके बारे में बताया है। वेस्ली बैग लेकर खलिहान आता है। आदमी हमेशा की तरह पूछता है, डिनर में क्या लाया है। वेस्ली उलझन में होता है। आदमी उसका बैग पकड़ता है, लेकिन वेस्ली उसे छोड़ता नहीं। बैग खुल जाता है और उसमें से सिक्कों से भरा थर्मस गिर जाता है। आदमी वेस्ली से कहता है कि अगली रात के लिए तैयार रहे। अगली शाम वेस्ली अपने खिलौनों को एक बैग में पैक करता है। घर से निकलते वक्त वह अपनी बहन के पास जाता है और साइन लैंग्वेज में कहता है कि वह एक ट्रिप पर जा रहा है। वे दोनों उस आदमी के साथ चेकर्स खेलते हैं और इस बार वेस्ली आखिरकार जीत जाता है। तभी ट्रक ड्राइवर का फोन आता है और वह आदमी से बाहर आने को कहता है। आदमी वेस्ली को चेकर्स बोर्ड देता है और उससे अलविदा कहता है, लेकिन वेस्ली हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि वे दोनों साथ जाएंगे। बेबस होकर वेस्ली पहली बार एक शब्द बोलता है। वह आदमी को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्ली उसकी बात नहीं सुनता। मजबूर होकर आदमी उसे जोर से धक्का देता है और कहता है, यहाँ से जाओ। वेस्ली खलिहान से बाहर भागता है। तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से चेकर्स बोर्ड गिर जाता है। पुलिस कार में बैठा वेस्ली देखता है कि मिस्टर चैम्बर हमला करने का ऑर्डर देते हैं। वह दूसरी पुलिस कार में ट्रक ड्राइवर को भी देखता है। आदमी गोली चलाना शुरू करता है और पुलिस उसे मार देती है। वेस्ली दर्द में चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अगले दिन उसे खलिहान के पास एक चेकर्स बोर्ड मिलता है जो पैसों से भरा होता है। उसके ऊपर उस आदमी की अंगूठी रखी होती है। जब वह घर लौटता है तो वह अपने पिता को देखता है। अब वह उससे डरता नहीं है। उसका बाप उसे गले लगने को कहता है। वह धीरे धीरे गुस्से और उदासी के साथ उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वेस्ली अपने कमरे में जाता है, बिस्तर पर बैठता है और उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। यह थी फिल्म द पार्ट्स यू लूज की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।